गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, मतलब नई एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की। नाम है बेस थ्योरम। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का कंसेप्ट समझते हैं और कंसेप्ट यूज करेंगे हम एक क्वेश्चन को लेके ही यूज करेंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन ये लिया मैंने कि मान लेते हैं एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में हमारे पास 3 मशीनें लगी हुई हैं, M1, M2 और M3। और वो चलो मान लेते हैं बल्ब बनाती हैं। तो हमें कुछ डाटा गिवन होगा। तो जो डाटा गिवन होगा मैं पहले आपको वो बताता हूँ डाटा हमें क्या क्या गिवन होगा। हमें गिवन होगा कि M1 से बनते हैं 1000 बल्ब रोज, M2 से बनते हैं 2000 बल्ब रोज और M3 से बनते हैं 3000 बल्ब रोज। राइट, अब हमें ये भी गिवन होगा कि कुछ बल्ब डिफेक्टिव होते हैं। तो मशीन 1 के 5% बल्ब डिफेक्टिव होते हैं, मशीन 2 के 3% और मशीन 3 के 1%। ऐसा ये डाटा मुझे गिवन है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई क्या करना है हमें। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा कि शाम तक हमारे पास कितने बल्ब बन गए, 6000 बल्ब बन गए। और मुझे इन 6000 बल्ब में से मैंने एक बल्ब को पिक किया और मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी कि वो बल्ब डिफेक्टिव है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि 6000 बल्ब बन गए और मैंने देखा, मैंने एक बल्ब पिक किया। वो बल्ब मुझे डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऑलराइट, तो उसके लिए क्या करेंगे हम इवेंट मानेंगे। मैंने इवेंट 4 माने। पहला माना E1, E2 और E3 और एक माना मैंने इवेंट E। तो अगर इसे हम डायग्राम से समझे, पहले निकालते हैं PE1। PE1 का मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी की वो जो बल्ब है वो मशीन 1 का बना हुआ है। तो मशीन 1 में 1000 बल्ब बन रहे हैं, टोटल बल्ब 6000 बन रहे हैं। तो ये हो गया 1/6 यानी कि 1000 अपॉन 6000। ऐसे ही मैंने PE2 निकाला। PE2 से 2000 अपॉन 6000 तो 2/6 और PE3 से निकाला 3/6। अच्छा, आप देख रहे होंगे मैंने इसको काटा नहीं है और आप भी कोशिश करना कि जैसे ये इससे कट रहा है ना, 2 से 3 कट रहा है, पर आप काटना नहीं, क्योंकि काटने से हमारी बाद की कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए नहीं काटता मैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी। तो अब इवेंट ई माना मैंने कि बल्ब इज डिफेक्टिव। ये मैंने इवेंट ई माना है। अब इसको समझते हैं डायग्राम से। मान लीजिए ये पूरा सैंपल स्पेस है और इसमें 3 इवेंट लिए फिलहाल मैंने। तो 3 इवेंट ले लिए मैंने, PE1 और ये ले लिया मैंने E1, ये ले लिया मैंने E2 और ये ले लिया मैंने E3। दिस होल इज अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। अब मैंने इवेंट ई लिया है, ये ले लिया मैंने इवेंट ई। तो ये जो रेड वाला पूरा गोला दिख रहा है आपको, ये इवेंट ई हो गया। ई का मतलब है कि कुछ बल्ब E1 से डिफेक्टिव है, कुछ बल्ब E2 से और कुछ बल्ब E3 से। तो मैं निकालूंगा PE/E1। पहले इसका मतलब समझते हैं। PE/E1 का मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ भाई, देखो लास्ट सेशन याद है ना आपको, हमने देखा था कि E1 जो नीचे आएगा वो इवेंट हो चुका। इसका मतलब जो बल्ब था वो मशीन 1 से बन चुका और मुझे उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो बल्ब बन चुका और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, और उसने मुझे दे रखी है 5%। तो मुझे कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 5% आ गया। तो ये जो 5% हुआ, पता है क्या हुआ, ये 5% ये हुआ। ठीक है, ऐसे निकालूंगा मैं E/E2। E/E2 का मतलब क्या हुआ, E/2 का मतलब हुआ कि जो बल्ब है वो मशीन 2 का बना हुआ है और वो डिफेक्टिव। ठीक है, ये भी हमें दे रखा है 3%। अच्छा जी, E/E3 भी निकाल लेते हैं। तो पहले E/E2 को मेंशन कर देता हूं। व्हाट इज E/E2? E/E2 हुआ ये वाला एरिया, है ना, और E/E3 होगा ये वाला एरिया। तो मैं E/E3 भी निकाल लेता हूं आपके लिए। E/E3 भी हमें दे रखा है, E/E3 दे रखा है हमें 1%, तो ये 1%। तो ये हमारा हुआ 6 प्रोबेबिलिटी अगर 3 इवेंट हैं। अगर सपोज करो मशीन 2 होती तो 4 इवेंट होते, E1, E2, E/E1 और E/E2। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। यानी कि मुझसे जो पूछा जा रहा है वो पूरा PE पूछा जा रहा है, ये पूरा PE।
जो रेड में मार्क कर रहा हूँ, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, पीई का फॉर्मूला होता है PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3। जितने इवेंट होंगे आप सबको समेशन लिखेंगे। अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं तो समेशन लिखूंगा PEI इंटू PE/EI, ये हो जाएगा मेरा PE। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी। देखो मैंने पहले भी नहीं काटा था, 1/6 इंटू 5/100, 1/6 इंटू 5/100 प्लस PE2 2/6 और 3/100, 2/6 इंटू 3/100, PE3 3/6 और 1/100, 3/6 इंटू 1/100। ठीक है, ये सब आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो मैंने काटा इसलिए था कि मुझे एलसीएम लेना है, 600 एलसीएम आ जाएगा, 5 + 6 + 3/600, तो ये आ गया 11 3 14/600। इसे काट लेते हैं, इसे काटना आसान होता है। 7 2 से काट ले 7 300, तो मेरा आंसर आ गया 7/300। ये मेरी पूरी ये जो रेड वाला गोला है ये पूरा PE आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं ट्विस्ट। क्वेश्चन हमने ट्विस्ट किया। क्वेश्चन ये था कि मैंने बल्ब पिक किया था और मुझे डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन लिखा कि जी मैंने एक बल्ब पिक किया और वो डिफेक्टिव था, इट वॉज डिफेक्टिव, और मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन 2 का बना हुआ है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया ना। क्वेश्चन पहले तो ये था कि भाई मुझे केवल डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, लेकिन अब क्वेश्चन ये हो गया कि मुझे बल्ब तो डिफेक्टिव है ही वो। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन 2। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे। अब देखो जो इवेंट पहले हो चुका, यानी कि वो डिफेक्टिव तो हो चुका और वो मशीन 2 का बना हुआ है, इस मीन्स मुझे PE2/E निकालना है। बात समझ आ गई ना भाई, डिफेक्टिव तो निकल चुका वो, उसके बाद मुझे E2 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है PE2 इंटू PE/E2, ये तो आएगा ऊपर और नीचे हमेशा PE आएगा जो हमने यहाँ निकाला है। तो PE2 मुझे पता है कितना है, PE2 है मेरा 2/6 और E/E2 है 3/100, 2/6 इंटू 3/100 अपॉन PE की वैल्यू मेरी आ गई थी 7/300, तो ये आ जाएगा 6 से 6 कट जाएगा और ये कट जाएगा 6 बार, तो ये हो गया 3/7, मेरा आंसर आ गया। तो बेसिकली ये है बेस थ्योरम। इसमें दो कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट तो जैसे मैं बताया कि वो केवल PE पूछेगा। PE जब पूछेगा तो वो ये कहेगा कि जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वर्क विल बी डन और द बल्ब इज डिफेक्टिव। लेकिन जब वो पूछेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तब वो पूछेगा कि जी बल्ब तो डिफेक्टिव था, बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन 2 का बना हुआ था। तो यहाँ आपको सोचना है कि क्या पूछ रहा है वो हमसे, ये पूछ रहा है या ये पूछ रहा है। बाकी सब क्वेश्चन में कंसेप्ट यही लग रहा है जो मैंने इस क्वेश्चन में बताया है। एक कंसेप्ट और लेते हैं, चलिए इसी का लेते हैं। लिखा है ए फैक्ट्री विद मैन्युफैक्चर बोल्ड मशीन A, मशीन B, मशीन C 35%, ये आ गया। तो देखो PE1 E2 E3 माना देखो मैं बता रहा हूँ मैंने E1 क्या माना है। मैंने E1 माना है कि बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A। मैंने E2 माना है बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन B, ऐसे ही बोल्ट C है ना। तो PE1 मुझे दे रखा है उसने 25, तो ये हो गया 25/100। ऐसे ही PE2 दे रखा है 35/100, PE3 दे रखा है 40/100। अब मैंने इवेंट E माना कि रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं, बस सेम क्वेश्चन है, बस बल्ब की जगह बोल्ट कर दिया उन्होंने। तो PE/E1 क्या होगा बताओ जरा। देखो साफ साफ लिखा है 5%, तो ये हो गया 5/100। PE/E2 कितना होगा भाई 4/100 और PE/E3 कितना होगा 2/100, है ना। चलिए जी, अब क्वेश्चन हमारा डाटा गिवन हो गया, हमारा डाटा खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो पहली बात पूछ रहा है या दूसरी बात पूछ रहा है। लिखा है ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव तो निकला वो, बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो मैन्युफैक्चर्ड मशीन B से है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, E2/E पूछ रहा है, जैसे पहले पूछा था उसने। तो मैंने E2/E निकाला, तो E2/E निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा PE2 इंटू PE/E2 और नीचे आएगा PE
पीई का फॉर्मूला लिख देते हैं, पी ई वन इंटू पी ई बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ई बाई ई टू, और ऐसे ही पी ई थ्री इंटू पी ई बाई ई थ्री। बस सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और मैंने पहले भी कहा था काटना नहीं है। ऑलराइट, तो मैंने पहले 25 और 5, हमें तो ऊपर तो E2 चाहिए, 35 और 4, तो 35 इंटू 4, नीचे वाले कट जाएंगे एलसीएम लेके, मैं इसे लिख ही नहीं रहा। 25 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 2, सॉल्व करिएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये बेस थ्योरम का पहला कंसेप्ट है, पहला क्वेश्चन किया हमने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक आदमी ने एक काम करने का ठेका ले लिया भाई, इसे कहते हैं अंडरटेकिंग का मतलब होता है किसी काम को करने का ठेका ले लिया उसने। अच्छा, लिखा है द प्रोबेबिलिटीज आर इतने, देयर विल बी स्ट्राइक। ठीक है, तो उसने लिखा है 0.65 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्राइक होगी नहीं होगी। तो मैंने इवेंट E1 मानना है और E2 मानना है। इसमें दो ही केस है, मैं पहले केस में 2-3 केस थे, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, लेकिन अब दो ही केस है, या तो स्ट्राइक होगी और या स्ट्राइक नहीं होगी। तो मैंने PE1 लिया, स्ट्राइक होगी, तो लिख देते हैं यहाँ पे E1 लिया मैंने, देयर विल बी स्ट्राइक, है ना, और E2 लिख देते हैं, देयर विल बी नो स्ट्राइक। तो PE1 क्या होगा, PE1 लेंगे 0.65 और PE2 लेंगे, भाई स्ट्राइक होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0.65 है तो स्ट्राइक नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.65 यानी कि 0.35। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब लिखा है 0.8 इज दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम if there is no strike, and इतने is the construction job will be completed on time if there is a strike। देखो इस क्वेश्चन जब पढ़ोगे आप तो ऐसा इवेंट दिखेगा जो दोनों मतलब E1 में भी हो रहा है और E2 में भी हो रहा है। ऐसा कौन सा इवेंट है जो E1 के साथ भी कंबाइंड है और E2 के साथ भी कंबाइंड है? तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा इवेंट है कि काम तो कंप्लीट हो ही जाएगा, है ना, काम कंप्लीट तो हो ही जाएगा। तो मैंने क्या करना है, इवेंट E मानना है, जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो PE/E1 का मतलब क्या हुआ कि मेरा स्ट्राइक हुई और काम कंप्लीट हो गया, और E/E2 का मतलब क्या हुआ बताओ जरा। इसका मतलब हुआ कि स्ट्राइक नहीं हुई लेकिन काम कंप्लीट हो गया। हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो E/E1 का मतलब हुआ ये वाला, स्ट्राइक हुई और काम कंप्लीट हो गया 0.32, और E/E2 0.80, क्योंकि स्ट्राइक होने ना होने के बाद काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, पूछ कर रहा है हमसे, पहली बात या दूसरी बात। अच्छा एक बात तो बता दूं, जो हमने PE निकाला था पहली बार, ये निकाला था PE हमने, इस PE को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका नाम होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हम इस क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूछ के आराम से, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। देखो अगर उसने ये कहता हो कि जी बताओ काम तो कंप्लीट हो गया, बताओ प्रोबेबिलिटी कि स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, तब वो पूछता है E2/E या E1/E। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछ रहा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि बताओ प्रोबेबिलिटी काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने काम कंप्लीट को माना, क्या माना है, इवेंट E माना है, इसका मतलब वो PE पूछ रहा है केवल। तो फॉर्मूला बताइए आपको, PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2, बस सबकी वैल्यू पुट कर दो, 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80, बस ये मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना आपको आता ही है कि नहीं? चलो बढ़िया, कुछ समझ में आने शुरू हुआ, कोई बात नहीं, अगला और समझ में आएगा। लिखा है ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। 2 बैग हैं, एक बैग 1 है, एक बैग 2 है। बैग 1 में जो है क्या है, 3 तो है रेड बॉल और 4 हैं ब्लैक बॉल। ठीक है, और बैग 2 में क्या है, 5 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल है। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, एक बॉल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट वाज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। तो इसका मतलब मुझे दो इवेंट मानने हैं, E1 और E2। E1 मानना है मुझे कि जी जो बॉल निकाली मैंने वो बैग 1 से निकाली, और E2 मानना है जब मैंने जो बॉल निकाली वो बैग 2 से निकाली। तो मैंने E1 माना कि बॉल फ्रॉम बैग 1, और E2 माना मैंने बॉल फ्रॉम बैग 2। अच्छा अब दोनों बैग तो सेम है,
इसलिए PE1 भी 1/2 होगा और PE2 भी 1/2 होगा। ये तो आराम से हो गया। अब मुझे इवेंट E क्या मानना है। मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा इवेंट होता है तो जो इन दोनों में कंबाइन, मतलब एक इन दोनों में कॉमन इवेंट होता है, मतलब E1 होगा तो भी वो होगा और E2 होगा तो भी वो होगा। तो देखो उसने क्या लिखा है, मैंने बॉल निकाली और वो बॉल रेड निकली, तो ये इवेंट E हुआ, तो E है रेड बॉल। अब E/E1 की बात कर लेते हैं। E/E को मतलब क्या हुआ, पता है ना आपको मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि मैंने बॉल निकाली बैग 1 से और वो रेड थी। बॉल निकाली बैग 1 से और वो रेड थी, तो मैंने क्या किया, पहले बैग में से रेड बॉल निकाल ली। उसमें रेड बॉल है 3, टोटल बॉल है 7, तो ये हो जाएगा 3/7। और PE/E2 इसका मतलब हुआ कि मैंने सेकंड बैग से रेड बॉल निकाली, उसमें रेड है 5 और ब्लैक है 6, तो ये हो गई 5/11। अब मुझे निकालना है बैग 2 वाली, यानी कि मुझे निकालना है E2/E, क्योंकि वो तो रेड थी ही, और बताओ वो प्रोबेबिलिटी कि वो बैग 2 से थी। अब तो आपको शायद आता होगा, PE2 इंटू PE/E2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। ऑलराइट, तो PE2 है मेरे पास 1/2, E/E2 है 5/11, नीचे है PE1 1/2 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। बस 1/2 तो कॉमन ले काट दो। अब इसके बाद तो आप कर लोगे एलसीएम ले लोगे, ऊपर नीचे आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है लगभग, पढ़ते हैं पहले। लिखा है 3 आइडेंटिकल बॉक्स इतने इतने विद कंटेनिंग 2 कॉइन्स। 3 बैग हैं, 1 2 3, तीनों आइडेंटिकल हैं, लिखा है इसमें, है ना, और तीनों में 2-2 कॉइन है ना। बॉक्स 1 बोथ गोल्ड कॉइन, दोनों गोल्ड कॉइन है, यानी कि मैंने दोनों में GG लिख दिया। दूसरा है बोथ सिल्वर कॉइन, बोथ सिल्वर कॉइन, दोनों में सिल्वर लिख दिया। और थर्ड बॉक्स है देयर इज ए 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। समझ गए ना? तीन बॉक्स हैं, तीनों बॉक्स में 2-2 कॉइन हैं। पहले बॉक्स में 2 गोल्ड कॉइन है, दूसरे बॉक्स में 2 सिल्वर कॉइन है और तीसरे बॉक्स में 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। अब क्या करना है, एक पर्सन ने एक बॉक्स चूज किया और उसमें से एक कॉइन निकाल लिया और वो कॉइन गोल्ड निकला। तो ये जो गोल्ड निकला, सोचो क्या होगा, ये होगा इवेंट E, क्योंकि ये तीनों बॉक्स में कॉमन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इज ऑल्सो गोल्ड? ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब बॉक्स 1 होगा। इसका मतलब मुझे फर्स्ट बैग में से गोल्ड कॉइन की निकालनी है। तो पहले हम बनाएंगे 3 इवेंट, E1 E2 E3। ये है E1, क्या माना पता है मैंने? गैस करो E1 क्या माना है? E1 माना है मैंने कि जो मैंने बैग चूज किया वो बैग 1 था। E2 माना है बैग चूज किया बैग 2 था। तो PE1 हो गया 1/3, PE2 भी 1/3 और PE3 भी 1/3। अब बात करते हैं E/E1 की। मैंने इवेंट E माना है गोल्ड कॉइन था, ठीक है। तो E/E1 का मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने पहली बैग चुना और उसमें से एक गोल्ड कॉइन निकाला और उसमें दोनों ही गोल्ड है भाई। अब दोनों ही गोल्ड है तो 2/2 1 हो जाएगा। फिर E/E2, उसमें तो गोल्ड है ही नहीं, तो 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। और E/E3, इसमें एक गोल्ड है एक कॉइन है, तो 1/2, ये हो जाएगी 1/2। अब मुझे निकालना है दोनों गोल्ड हों, ऐसा केवल बैग 1 में हो सकता है। इस मीन्स मुझे PE1/E निकालना है, क्योंकि मैंने E1 लिया है ऊपर, इसलिए क्योंकि बैग 1 निकालना है मुझे। अब तो आपको आता है PE1 इंटू PE/E1 अपॉन PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 इंटू E/E2 प्लस PE3 इंटू E/E3। तो सबसे पहले आप 1/2 3 कॉमन लेके काट दो, मेरा तो आंसर आ गया 1/1 प्लस 1/2 2/3 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को। पहले पढ़ लो आप आराम से, मैं आपको वीडियो पॉज कर लो पहले और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। कर ली वीडियो पॉज? गुड। क्वेश्चन ये कहा कि एक HIV टेस्ट करने की रिलायबिलिटी क्या है। वो ये है कि ऑफ द पीपल हैविंग HIV, वो लोग जिनको HIV है 90% टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। मतलब क्या हुआ कि अगर 100 वो लोग जिनको डिजीज है, अगर वो टेस्ट कराएंगे तो 90% तो हाँ आएगी और 10% को ना आ जाएगी। आगे चलते हैं। फ्री फ्रॉम HIV, जिनको HIV नहीं है
99% जज HIV नेगेटिव, 99% को नेगेटिव आएगा, लेकिन उसमें से 1% को पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसकी टेबल बनाते हैं पहले, एक सिंपल सी। हम 100 लोग वो गए जिनको HIV है, और यहां आएगी रिपोर्ट यस की और नो की, और 100 वो लोग गए जिनको HIV नहीं है। तो क्या हुआ, जिनको HIV है 90 लोगों को आया है, 10 को आया नहीं है, जिनको HIV नहीं है 99 को आया नहीं है, और 1 को आएगा है। ये टेबल बनाई मैंने छोटी सी, समझने के लिए आपको। आगे चलते हैं। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन विच हैव इतने परसेंट HIV, मतलब कि टोटल एक गांव है, एक शहर है, उसमें इतने परसेंट लोगों को HIV है। ठीक है। अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, गिवन HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम एज पॉजिटिव। देखो ये क्या हुआ, ये हुआ इवेंट ई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैव HIV, मतलब मुझे निकालना है उसको HIV है या नहीं, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मुझे बताना है कि वो उसको HIV है कि नहीं है। तो मैंने क्या करना है, इवेंट E1 मानना है कि उसको HIV है, और E2 मानना है उसको HIV नहीं है। तो PE1 हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा 0.01%, तो ये हो गया 0.01/100। PE2 हो जाएगा 1 माइनस दिस, तो 99.9/100। ये हो गया E1/E2, और ये मैंने इवेंट E माना है, पॉजिटिव माना। तो मैं जब PE/E1 निकालूंगा तो इसका मतलब समझूंगा। पहले मतलब क्या है, इसका मतलब है कि E1 मतलब उसको HIV है, और E मतलब उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया। तो ऐसा कब होगा, ऐसा होगा 90%, तो ये हो गया 90/100। अब E/E2 की बात कर लेते हैं जी। E/E2 का मतलब ये हुआ कि उसको HIV नहीं है, लेकिन उसका रिपोर्ट फिर भी पॉजिटिव आई, और ऐसा होगा केवल 1%, तो ये हो गया 1/100। ओके। अब मुझे क्या निकालना है, उसको HIV है, मतलब मुझे E1/E निकालना है। तो E1/E निकालेंगे तो सीधा फॉर्मूला लग देंगे, PE1 ऊपर आ जाएगा। E1 मेरा है 0.01/100 इंटू E/E1 90/100। देखो मैंने काटता नहीं हूं, मैं पहले कहा था आपसे, काटने के बाद ना फिर बाद में कटिंग में मुश्किल होती है। प्लस E/E2 99.9/100 इंटू 1/100। तो मैंने काटा इसलिए नहीं कि टोटल 100 जो है कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, वो आपको आता है मेरे ख्याल से, वो आप कर लोगे। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन करें। बहुत बढ़िया लिखा है, अ डॉक्टर, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन तब समझाऊंगा, अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है, एक डॉक्टर विजिट द पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, ट्रेन की ये है, बस की ये है, स्कूटर की ये है, और बाय अदर मीन्स उसकी ये है। अच्छा आगे लिखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर दिस इफ ही कम्स बाय ट्रेन। अगर ट्रेन से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, अगर वो बस से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और स्कूटर से आता है तो प्रोबेबिलिटी ये है, और अगर वो किसी और मीन से आता है तो वो लेट नहीं होता। ठीक है, तो पहले मुझे 4 मानने पड़ेंगे इसमें, E1 E2 E3 E4। E1 मानूंगा कि वो ट्रेन से आया, E2 मानूंगा वो बस से आया, E3 मानूंगा वो स्कूटर से आया, है ना, और E4 मानूंगा वो अदर मीन से आया। तो सबकी प्रोबेबिलिटी में दे रखी है, PE1 दे रखा है मुझे 3/10, PE2 दे रखा है मुझे 1/5, PE3 दे रखा है मुझे 1/10, और PE4 दे रखा है मुझे 2/5। अच्छा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे E1 E2 E3 है, तो उसने E1 E2 दे दिया और E3 ना दिया, तो हम E3 निकाल सकते हैं। हम क्या करें भाई, सबकी प्रोबेबिलिटी का 1 होगा, PE1 प्लस PE2 अप टू PEN तक जितनी प्रोबेबिलिटी होंगी सबका 1 होगा। तो अगर मुझे एक मिसिंग है तो मैं 1 में से 4 सबको माइनस कर दूंगा, तो मेरी सबसे लास्ट वाली आ जाएगी। अब इवेंट E मानते हैं, मानते हैं हम लेट होना, क्योंकि उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी लेट, तो ये इवेंट E1 हुआ, तो E/E1 दे रखा है हमें 1/4, E/E2 भी दे रखा है 1/3, और E/E3 भी दे रखा है 1/12। कैन यू गैस व्हाट इज E/E4? कैन यू गैस? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर लिखा है व्हाट, आप गैस करो व्हाट इज E/E4। वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट, आंसर इज 0, बिकॉज उसने कहा है कि वो लेट नहीं होता। अब बताया इफ ही अराइव्स ही इज लेट, वो लेट तो हो गया,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, मतलब E1 पूछ रहा है वो। अब आपको पता है क्या करना है, मुझे E1 बाई ई निकालना है। तो फॉर्मूला देंगे, पी E1 ऊपर आएगा 3/10 E बाई E1 अपॉन E1 इंटू E बाई E1 प्लस E2 इंटू E बाई E2 प्लस E3 इंटू E बाई E3 प्लस E4 इंटू E बाई E4। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? मतलब अब बेस थ्योरम समझ में आ रही है आपके। अच्छा एक बात और, बेस थ्योरम का क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो आए उसमें जो केस स्टडी आती है। तो मैं जो एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल केस स्टडी ही लूंगा, उसमें बेस थ्योरम की होगी कि जिसकी भी होगी, पर मैं खाली केस स्टडी लूंगा, उसकी भी एक वीडियो बनेगी, टेंशन ना लो। चलो आगे चलते हैं। मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब वो 4 में से 3 बार सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है। इफ इट इज थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट दैट इज ए 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो मैंने इवेंट E1 E2 माना। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो E1 मान लेते हैं कि सच बोलना और E2 मान लेते हैं झूठ बोलना, जबकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको E1 मानना है कि उसका 6 आया और E2 मानना है उसका 6 नहीं आया, और इवेंट E मानना है कि उसने रिपोर्ट 6 किया। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन अगर मैं समझाऊं आपको ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि मैंने अगर एक, मतलब मैं बैठा हूं एक कमरे में और एक आदमी ने डाई थ्रो करी उस कमरे में, और उसने मुझे आके बताया कि जी मेरा 6 आ गया, बट मुझे नहीं पता उसका 6 आया कि नहीं आया, पर वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। तो ये सब सिस्टम है। तो PE1 दे रखा है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है पता है डाई में, 1/6 होगी। 6 तो एक बार ही होता है, तो 1/6 और PE2 होगा 5/6। अब E/E1, PE/E1 कितना हो जाएगा? अगर देखो ध्यान से, तो E/E1 का मतलब क्या हुआ? E1 का मतलब हुआ कि E1 का मतलब हुआ कि उसने 6 आया, और E का मतलब हुआ उसने रिपोर्ट भी 6 किया। इट मीन्स वो सच बोल रहा है। तो अगर सच बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। और PE/E2 ये क्या हो जाएगा? झूठ बोल रहा है, 1/4। झूठ क्यों बोल रहा है कैसे बताएंगे? E2 का मतलब हुआ कि उसका 6 नहीं आया, और इवेंट E का मतलब हुआ कि उसने रिपोर्ट 6 किया। अच्छा जी, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एक्चुअली 6, मतलब 6 आया, तो मतलब 6 मैंने माना है E1, तो मुझे E1/E निकालना है। अब इसके बाद तो आपको आता है PE1 इंटू E/E1 अपॉन PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 इंटू E/E2। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया, ये तो कट ही जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 3/3 प्लस 5, 3/8 आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर आप, कई लोगों को बच्चे को कंफ्यूजन है कि यार मैं इसमें ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि मैं E1 को मान लूं सच बोल रहा है, और E2 को मान लूं झूठ बोल रहा है, लाई, और E को मान लूं कि 6 आया। ठीक है, लेकिन 6 आया या नहीं आया ये बात तो कंफर्म है ही नहीं। कंफर्म तो ये बात है कि उसने रिपोर्ट 6 किया। तो हम E मानेंगे रिपोर्ट 6, तो हमारा सारा डाटा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ कैसे हो जाएगा? E/E1 का मतलब क्या होगा? E/E1 का मतलब ये होगा कि उसने सच बोला और रिपोर्ट 6 किया। तो ये तो हो जाएगा 1/6, ठीक है। ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 5/6। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है वो। इफ ही थ्रू ए डाई ही रिपोर्ट ए 6, तो उसने पहले रिपोर्ट कर दिया, और उसके बाद आपको निकालना है कि एक्चुअली ए 6 आया। इसमें सच झूठ नहीं पूछ रहा हूं। तो जब भी हम बेस थ्योरम की बात करते हैं तो उसमें यह पूछता है कि जो पहला इवेंट था E1 E2, और E हो चुका, और E के होने के बाद वो पूछ रहा है E1 होगा या E2 होगा, ऐसा पूछता है हमेशा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछ रहा, उसने पूछा एक्चुअली 6, और मैंने एक्चुअली 6 माना है, माना ही नहीं कोई इवेंट, है ना। एक्चुअली 6 में माना ही नहीं कोई इवेंट, मैंने तो माना रिपोर्ट 6 और ट्रूथ और लाई, इसलिए हम ट्रूथ और लाई को E1 E2 नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब पढ़ लो पहले, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले, फिर समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन ये है कि एक बैग में हमारे पास 5 रेड बॉल हैं और 5 ही ब्लैक बॉल हैं, और मैंने इसमें से एक बॉल निकाली और उसका कलर नोट किया, जिस कलर की वो बॉल आई थी। एक तो मैंने वो बॉल वापस उस बॉल में बैग में डाल दी, और जिस कलर की वो बॉल आई थी उस कलर की 2 बॉल और डाल दी। अब बॉल हो गई 12। उसके बाद मैंने एक बॉल निकाली, और बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो जो सेकंड बॉल थी वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी बता दी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम?
हम इवेंट ई मानेंगे, E1 E2 मानेंगे, E1 मानेंगे कि फर्स्ट बॉल इज रेड, और इवेंट E2 मानेंगे सेकेंड बॉल इज रेड। नहीं, इवेंट E2 मानेंगे फर्स्ट बॉल इज रेड, ब्लैक। ठीक है जी। अब इवेंट ई क्या मानना है? मैंने आपसे कहा था इवेंट ई होता है जो दोनों इवेंट में एक कॉमन इवेंट तो होता ही होता है। तो आप सोचो, ध्यान सोचो कि मैं अगर पहली बॉल रेड हो या पहली बॉल ब्लैक हो, तो उस बात से एक कॉमन है कि सेकंड बॉल तो रेड ही होनी है कि नहीं? तो मैंने सेकंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी को ई मान लिया, तो ई आ गया सेकंड रेड। देखो ये लिखा है सेकंड बॉल इज रेड लिखा है, ये कॉमन इवेंट है। अब E1 PE1 पहली बॉल रेड निकालेंगे तो 5/10, PE2 ये आसान है। अब जो निकालेंगे PE/E1 वो मुश्किल है, वो ध्यान से सुनिएगा। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, पर सोचना नहीं जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है E/E1 का मतलब क्या हुआ? E1 मतलब पहली बॉल रेड थी, और E का मतलब है दूसरी बॉल भी रेड थी। तो अगर पहली बॉल रेड थी तो मैंने 2 रेड इसमें और जोड़ दी, तो रेड हो गई 7 और ब्लैक रह गई 5, है कि नहीं? तो अगर रेड 7 हो गई तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/12। बात समझ में आई? अब सेकंड वो ले लो। सेकंड में क्या होगा कि जब मैं पहली बॉल ब्लैक निकालूंगा, मतलब E/E2 निकाल रहा हूं मैं। E/E2 का मतलब हुआ कि मैंने पहली बॉल तो निकाली ब्लैक, और इवेंट ई हुआ मैंने दूसरी बॉल भी ब्लैक निकाली। तो अगर मैं दोनों बॉल ब्लैक निकाल रहा हूं, इसका मतलब नहीं, ई का मतलब, सॉरी, ई का मतलब है दूसरी बॉल रेड निकाली। तो अगर मैं पहली बॉल ब्लैक निकाल रहा हूं तो मैंने ब्लैक 2 ऐड कर दी होंगी। जब ब्लैक 2 ऐड कर दी होंगी तो ये हो गई होंगी 7, और रेड तो 5 ही रह गई, और मुझे निकालनी तो रेड ही सेकंड वाली, तो यहाँ आ जाएगा 5/12। और वो पूछ रहा है केवल रेड बॉल सेकंड होने की प्रोबेबिलिटी, इसकी मीन्स वो PE पूछ रहा है हमसे। PE निकालेंगे तो PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 5/10 आएगा, इंटू E/E2, आंसर आ जाएगा 1/2। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है इन आंसरिंग क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस। दो ही तो ऑप्शन है कि E1 मान लिया मैंने नोज, और E2 मान लिया मैंने गेस। 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि ही नोज द आंसर। PE1 हो जाएगा 3/4 और PE2 हो जाएगा, लिखा आगे 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस, तो 1/4 हो गया। चलो तो सिंपल हो गया। अगर मुझे ये ना भी देता तो भी मैं निकाल लेता, 1 में से 3/4 माइनस करके 1/4 ही आता, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इन दोनों का सम, जितने भी केस होते हैं PE1 E2 E3 या E1 E2 हो या 4 तक हो, सबका सम जो आता है हमेशा 1 आता है। तो P निकालेंगे अब E/E1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मैंने पहले देखो इवेंट E क्या माना है। इवेंट E माना मैंने क्या, देखो आगे देखो, एज्यूम दैट स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर एंड आंसर विल प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। अच्छा, मतलब हमें इवेंट E मानना है, आंसर इज करेक्ट। तो PE/1 का मतलब हुआ एज्यूमिंग that a student who guesses will be correct with the probability. What is the probability that students knows the answer? हाँ ठीक है, तो अगर वो गैस करता है मतलब E/E2। देखो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं आपसे। E/E1 का मतलब क्या हुआ? E/E1 का मतलब हुआ कि उसने आंसर को नोज है, मतलब उसे आंसर पता है, और तब निकालनी है मुझे सही होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप सोचो यार, अगर मुझे आंसर पता है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 1। PE/E1 1 होगा, E/E2 मुझे दे रखा है 1/4। अब मुझे निकालनी है गिवन दैट आंसर करेक्टली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नोज द आंसर। नो की पूछ रहा है वो, इसका मतलब E1/E पूछ रहा है, PE1/E पूछ रहा है। तो सीधा सीधा फॉर्म लगा देंगे, PE1 इंटू E/E1 अपॉन PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 इंटू E/E2। आंसर मेरा आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है? अब कुछ बेस थ्योरम क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड कॉइन। एक कॉइन में दोनों तरफ हेड है। अच्छा जी,
अदर कॉइन बायस्ड कॉइन कम अप 75% टाइम हेड, मतलब क्या कह रहा है वो, सेकंड जो कॉइन है वो ऐसा है कि अगर मैं उसे 100 बार उछालूंगा तो 75 बार आएगा हेड और 25 बार आएगा टेल, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। वो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, बट क्वेश्चन में कह रहा तो मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, 75 पे हेड है और 1 पे टेल है, ठीक है। और दूसरा है थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन, मतलब थर्ड में क्या है, एक हेड है एक टेल है। अब मैंने तीनों कॉइन में से एक कॉइन को चूज किया, उठाला, इट शोज ए हेड, मतलब हेड आया, इसका मतलब ये हो गया इवेंट ई। तो पहले मैंने मुझे E1 E2 E3 मानने हैं। मैंने E1 माना है कि पहला कॉइन है और दूसरा कॉइन है E2, तीसरा कॉइन है E3, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी 1/3 1/3 1/3। अब बात करते हैं E/E1 की, ध्यान से सुनना। E/E1 का मतलब क्या हुआ, E1 का मतलब हुआ कि यार मैंने पहला कॉइन चूज किया और टॉस किया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यार जब किसी कॉइन में दोनों तरफ हेड है तो हेड ही आएगा ना, तो ये हो गई 1। E/E2 का मतलब क्या हुआ, E/E2 का मतलब हुआ कि सेकंड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, देखो कितने बार हेड है, 3 बार हेड है, 1 बार टेल है, तो ये हो जाएगा 3/4। और E/E2 ये सिंपल कॉइन है, इसकी तो 1/2 पता ही है हमें। और लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ए टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो मुझसे पूछा जा रहा है PE1/E। अब तो आप कर लोगे, PE1 इंटू E/E1 अपॉन PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 इंटू E/E2 प्लस PE3 इंटू E/E3। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आप कह रहे हो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। सपोज अ गर्ल थ्रो ए डाई, एक लड़की ने डाई थ्रो करी, इफ ही गेट्स 5 और 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर 5 और 6 आएगा तो एक कॉइन को 3 बार उछालेगी, यानी कि HHH HHT HTH THH HTT THT और TTH और TTT। और अगर 1 2 3 4 आएगा तो क्या करेगी, टॉसेज ए कॉइन वंस, यानी कि H और T। अब लिखा है एंड नोटेड वेदर हेड और टेल ऑब्टेन, चलो जी, इफ इट इज ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, ये इवेंट ई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही थ्रू डाई 1 2 3 4 विद द डाई। तो मुझे क्या करना है, दो इवेंट मानने हैं। इवेंट E1 मानना है कि उसका 1 2 3 4 आया, और इवेंट E2 मानना है कि उसका 5 6 आया। अब मुझे इवेंट ई मानना है। ई क्या है, देखो ई मैंने माना एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये तो हो गया ई, और यहां एग्जैक्टली 1 हेड में आएगा ये तीनों। तो पहले PE1 निकालते हैं भाई। PE1 का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 आया, इसका मतलब 4/6, और PE2 का मतलब हुआ 2/6। अब E/E1 की बात कर लेते हैं। E/E1 देखो क्या हुआ, आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक बार हेड आया, मैंने गलत लगा दिया यहाँ पे, टेल पे लगा दिया, जबकि हेड पे लगाना था, हेड आया। तो ऐसा दो में से एक बार हुआ 1/2 पर E/E2 में ये 8 हैं, और इसमें 3 बार ऐसा हुआ कि एक बार हेड आया, तो मैं लिखूंगा 3/8। और मुझे क्या निकालना है, देखो 1 2 3 4, यानी कि PE1 का कंसेप्ट पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है PE1/E। अब आपको पता है PE1 इंटू E/E1 अपॉन PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 इंटू E/E2, बस सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये है आपकी बेस थ्योरम। एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बाद, जिसमें केवल केस स्टडी लूंगा और वो बेस थ्योरम पे ही आधारित होंगी। मैंने इसलिए बेस थ्योरम के क्वेश्चन कम कराए। आप केवल एनसीईआरटी करिएगा, एनसीईआरटी इनफ है, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस केस स्टडी में अगले वीडियो में करा दूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।